हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का 12th क्लास का सेकंड चैप्टर। तो हमने सेकंड चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको लगभग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट से सब कोई पढ़ाता है। हमने सोचा है हम पहले सेकंड चैप्टर पढ़ाएं फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है, तो वैद्युत रसायन हमने चैप्टर उठाया हुआ है। तो पहले जानेंगे वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? वैद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही हो और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही होती है। तो देखते हैं ऐसे ही रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैंने कहा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, अब देख सकते हैं रासायनिक विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर लिया गया, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऐसी विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत रसायन किन सेल्स में या किन घटक में अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो वैद्युत रसायन जो होता है वो दो क्रियाओं पर डिपेंड होता है। दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक होती है रिडॉक्स और एक रिडक्शन और एक होती है ऑक्सीडेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। तो ये पूरी जो सेल्स चेंज होता है, यानी यहाँ पे जो सेल परिवर्तन पूरा होता है, यानी एनर्जी का जो इसमें एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है, ये किस माध्यम से होती है? तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है ये दो सेल में देखने को मिलता है। अब ये सेल कौन कौन सी होती है इनके बारे में बात करते हैं अभी आगे, लेकिन अभी हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिन पर ये बेस्ड होती है। तो ये दो क्रियाओं पर बेस्ड होती है। कौन कौन सी? तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें ये क्रिया किस पर निर्भर करती है, तो इनमें दो प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम सीधे पढ़ेंगे रिडॉक्स क्रिया, यानी कि सीधे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं। अब पहले जानना जरूरी है कि रिडॉक्स क्रियाएं किन्हें कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको उपचय क्रिया भी कहते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी होता है कि ऐसे परिवर्तन जहां पर होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि आपको पता है जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक पदार्थों में संरचित रहती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मोशन ही देखने को मिलता है। अब ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गति होती है वो किस में होती है? तो यहाँ पर पदार्थों में अगर इलेक्ट्रॉन की गति करा ली जाती है तो आसानी से हम समझ पाते हैं कि परिवर्तन इनमें मिल पाएगा। वैसे तो जनरली आप देखते होंगे जैसे कि चालक होते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तार के माध्यम से फ्लो होते हैं। अब ऐसे तो फ्लो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर लिक्विड पदार्थ या फिर लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ लिया जाएगा, उसमें ठोस द्रव या कुछ भी ऐसा घोला जाएगा, जैसे कि हम कह लें कि अम्ल, क्षार या लवण अर्थात इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार से घोले जाते हैं।
तो वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या कार्य करते हैं, और ये सेल कैसे निर्मित होती हैं। तो सेल से पहले हम जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो वैद्युत रसायन का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा ये पूरा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन पर। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेशन और अपचयन होती क्या है। तो पहले हम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि रिडॉक्स क्रिया जो होती है वो 3 चीजों पर बेस्ड होती है, यानी इनमें 3 मेथड चलते हैं। अब कौन सी संकल्पना पढ़ना चाह रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन की संकल्पना ले रहे हैं, ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन का जुड़ना है या फिर हाइड्रोजन का निकलना है, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नेगेटिव एटम का निकलना है या जुड़ना है, उस आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 तरह के हो जाते हैं। तो हम अगर बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक तरफ हम लेते हैं रिडक्शन। तो ये 2 चीजें हैं। अब इन 2 चीजों को हम समझना पहले चाहेंगे, ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। इन दोनों परिभाषाओं को हम समझा पाएंगे जब आप ये हमारा मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक हमारी समझ लेंगे तब। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो आप जनरली पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर हम प्लस लगा दें जुड़ने के लिए और ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन को बता रहा है, ये प्लस बता रहा है कि जुड़ रही है। हालांकि इस पर चार्ज क्या होता है? तो माइनस चार्ज होता है। कोई माइनस चार्ज वाला या फिर कोई ऑक्सीजन आकर अगर किसी परमाणु में जुड़ रही है, अगर कोई ऑक्सीजन जो कि ऋणात्मक होती है अगर किसी के साथ जुड़ रही है तो ये क्या करेगी? ऑक्सीकरण करेगी। ठीक इसका रिवर्स अगर हम बात करें, ऑक्सीजन कहीं से निकल रही है तो इसका निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ये हो जाती है ऑक्सीजन की परिकल्पना या संकल्पना। लेकिन इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें, दूसरी बेसिस क्या होती है? इसके अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। अब अगर इन दोनों की बात करें, अब ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इन दोनों के निकलने से क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन दोनों के निकलने से क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो आपको अपचयन भी पता चल जाएगा, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जनरली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संकल्पना लेंगे। कौन सी लेंगे? इलेक्ट्रॉन संकल्पना, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो सभी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें जो रिडॉक्स क्रिया लेनी है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया जो पढ़नी है वो किस पर बेस्ड पढ़नी है? तो हमें इलेक्ट्रॉन संकल्पना पर बेस्ड क्रियाओं को पढ़ना होता है इस चैप्टर में, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, कुछ एग्जांपल देखते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं देखते हैं इनके बारे में। इसको आप बना लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर के लिए। अब यहाँ पे बात करें ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं, तो इसको हम रिडॉक्स क्रिया भी कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन और इसको रिडक्शन, यानी कि इसको हम रिडॉक्स क्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? तो वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ हो रहे होते हैं या होते हैं किसी एक क्रिया में ही। अगर हम बात करें वे क्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? होते हैं ऐसी क्रियाएं रेडॉक्स क्रिया कहलाती हैं। रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। अब इनमें आती है बात रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, तो अब हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया Sn प्लस 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 Fe प्लस प्लस, और ये बन रहा है Sn4 प्लस, और साथ ही बन जाएगा Fe, यहाँ पे 3 प्लस लेते हैं, और ये हो जाएगा क्या? Fe प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कम, और यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितने कम है इसके पास?
यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ हालांकि ये संतुलित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और Fe की +3 है। Sn की यहाँ पर देखी जाए ये स्टेनिक फॉर्म में है, ये स्टेनस फॉर्म में है, तो इसकी हो जाएगी +4। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रही है, 2 से 4 हो रही है, बढ़ रही होती है, तो क्या होता है, अब अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होती है तो ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा +3 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यहाँ अपचयन हो रहा होता है। तो इस वाले में अगर हम बात करें, इस वाले मेथड में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, वहां पर ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe3+ है और ये जा रहा है 2+ में, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। कितनी घट रही है, 1 घट रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही अपक्रिया में पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऐसी अपक्रिया को रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब एक एक एग्जाम्पल इसको हम लेकर ऑक्सीकरण को अलग और अपचयन को लेकर अलग अलग पहले पढ़ते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के द्वारा। पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अभी भी मैंने ग्राफ में बना रखा था कि अगर ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन वहीं पर अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की संकल्पना ले रहे हैं अलग अलग, मैंने कहा 3 संकल्पनाएं हैं। हम अगर फिर से बात करना चाहें तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन की भी 3 संकल्पनाएं और ऑक्सीकरण की भी 3 रिडक्शन की भी 3 संकल्पनाएं हैं। फिर से एक बार देखना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, निकलेगा तो अपचयन। और अगर हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो क्या होगा, अपचयन होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ये ध्यान रखना। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको ध्यान रखना है, इस संकल्पना को याद रखना है। हम अब किस संकल्पना पर आधारित ऑक्सीकरण ले रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर आधारित ऑक्सीकरण को लेंगे और अपचयन को लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण पे आधारित अब हम बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो क्या होगा और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा तो क्या होगा। अगर आपसे कोई भी संकल्पना पूछी जाए तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, इसके आगे ऑक्सीकरण अपचयन देख लेते हैं। तो अगर देखें हम ऑक्सीकरण क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें किसी, अब यहाँ पे स्पीशीज ले सकते हैं या परमाणु या आयन ले सकते हैं, किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ह्रास होता है, क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने कहा वह प्रकरण जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है
तो जैसी बात है परमाणु पर क्या आएगा, परमाणु होगा या अणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश में कमी आएगी, एक प्रकार से धन आवेश बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या उसकी बढ़ जाती है और जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम बात करें आपसे एक बार ऑक्सीकरण और ये जो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने की बात हो रही है इसके बारे में देख लीजिएगा जरा। 0 है, +1 +2 +3 और इधर है -1 -2 और -3। अगर इस ग्राफ में आप देखें तो अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं यानी कि इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो माइनस से 0 और 0 से प्लस की ओर जा रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे संख्याओं में हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इधर जाने पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होती है तब क्या होता है, तब ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तब ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बात को भी हम आगे फिर से समझाएंगे, इसलिए आपको यहीं पे पहले एक बार हम समझा दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखें नीचे वाले ग्राफ में अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, इधर से इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, या ग्राफ भी नोट कर लीजिएगा कहीं पर अलग से साफ सुथरे तौर से और नोट्स बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण की परिभाषा मैंने लिख दी है, वह प्रकरण जिसमें क्या होता है, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैंने क्रिया करवा दी और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइनस में जाता है, तो ओवरऑल जो परमाणु होता है उदासीन होता है, उसमें से माइनस की कमी होगी तो प्लस अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता, बढ़ जाता है। आपको ये चीज पता है कि दो सेनाएं हैं, नाभिक के बाहर और नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर धनावेश है, बाहर क्या है, ऋणावेश है। दोनों संतुलित हैं, लेकिन एक कम होगा तो दूसरा अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है तो अंदर का एक परमाणु का अंदर का जो भाग है उसमें से प्रोटॉन एक अपने आप शो होने लगता है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि बराबर संख्या में थे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन दिख रहा है, अर्थात प्रोटॉन का चार्ज दिख रहा है। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो हाइड्रोजन जब गया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा अगर हम ले लें, जैसे Fe है, Fe++ है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये Fe3+ में बदल जाता है, यानी ये फेरस फॉर्म में है और ये क्या हो जाता है, फेरिक फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं Cu+ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu++ हो जाता है। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन ह्रास हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके अलावा और भी अगर देखना चाहें आप, जैसे Sn अभी लिया था मैंने, Sn++ है। आगे चल के क्या होगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, Sn4+ बना लेगा। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हालांकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हमें ये देखना है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2 4 जितने भी निकले तो ये क्या कहलाएगा, ये भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी प्रक्रम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सभी मैंने क्या है, धनायन लिया है या फिर परमाणु लिया है और ये सब धनायन में ही बदल रहे हैं। ये तो धनायन का हो गया जिनपे प्लस चार्ज ऑलरेडी था या फिर उदासीन थे। अब इसके अलावा हम क्या लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निष्कासन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। ये सारे एग्जांपल किसके बन जाएंगे, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल बन जाते हैं, ऑक्सीकरण के एग्जांपल बन जाते हैं। अभी और इसके अलावा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो 4 एग्जांपल ये हो जाते हैं, अन्य एग्जांपल और देखते हैं, कुछ ऋणात्मक वाले भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर होता है Cl- और ये अगर हम 2 मोल ले लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या, Cl2, यानी दोनों के एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये आपस में अणु बना लेगा। ये हो जाएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मैंने कहा क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
MnO4 ले लेते हैं, MnO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पे अब क्या करके क्या कर लेते हैं, MnO4 माइनस बचता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, इस पर है 4 माइनस है, लेकिन जब इसकी क्रिया होगी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाएगा FeCN का होल 6 और इस पर बचेगा क्या, 3 माइनस बचेंगे और इसको हम निकलेंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये स्पीसीज जो हो रही है ये सब ऋणात्मक वाली पहले से, इनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल बन जाते हैं। ये आपने देखा ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर कुछ रिडक्शन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है। अगर -4 था तो -4 चार्ज था तो -3 चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी अपचयन की, अपचयन यानी कि रिडक्शन की, अपचयन अर्थात रिडक्शन, और मैंने कहा अब यहाँ पर क्या होगा, वह प्रकरण जिसमें किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वह प्रक्रम जिसमें किसी परमाणु या आयन से आयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, आयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाएगा, प्रक्रम अपचयन कहलाता है। अब जैसे कि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इस बार इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीजन संख्या में मैंने नहीं कहा कि वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़ते हैं, अपचयन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल। जैसे अब हम बात करें, अगर वहीं से जो एग्जाम्पल वहां पे ले चुके हैं उन्हीं को हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यहाँ पर वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया O2 प्लस डाल दिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और जब 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये बनेगा 2O माइनस माइनस, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से Cl2 लेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं, ऋणात्मक बनते जा रहे हैं। इसके बाद F2 फ्लोरीन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, F माइनस कितने, 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। I को लेना चाहें I2 ले लीजिएगा, I2 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और एक में, तो क्या बन जाएगा, I माइनस बन जाएगा, कितने I हो जाएंगे, 2I हो जाएंगे। तो ये स्पीसीज हो जाती है, कौन सी हो जाती है, ये ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस में कन्वर्ट हो रही है, माइनस में ऋणात्मक आवेश ले रही है। इसके अलावा हम कुछ देख रहे हैं धनात्मक वाली, और साथ ही साथ कुछ जिनमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, अन्य भी, उनको भी देखते हैं। तो ये एग्जांपल नोट कर लिए, चार एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद हम ले रहे हैं F, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इस बार क्या होंगे, जुड़ेंगे, इस बार Fe प्लस 3 प्लस है, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हैं, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने इसका रिवर्स लिया था, फेरस से फेरिक लिया था, इस बार फेरिक से फेरस है, ये ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, Fe प्लस बचेगा। इस बार देखिएगा ऑक्सीजन संख्या घट रही है, और घट रही होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा Hg मर्क्यूरस है, सॉरी मर्क्यूरिक है, Hg प्लस है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, मर्क्यूरस में, Hg प्लस में। इसी के अलावा Sn4 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है Sn++, ये स्टेनिक से स्टेनस में बदल जा रहा है। एक और कॉपर वाला भी देख लेते हैं, कॉपर है Cu++ है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ये बन जाएगा क्या, Cu+, ये क्यूप्रिक में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन वाला हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे
और हाइड्रोजन है प्लस में, अगर इसको 2+ लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए अगर हम, ये बन जाएगी क्या, H2 गैस बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। ये इतने एग्जाम्पल इसके भी हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये सब धनायन वाले हैं, और ये वाला मैंने मॉलिक्यूल ले लिया है जो कि उदासीन है। तो ये सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं किसके, ऑक्सीकरण और अपचयन के। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण कहाँ होगा और अपचयन कहाँ होगा, कौन से इलेक्ट्रॉनों पर होगा, कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन या ऊर्जाओं का परिवर्तन कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए वैद्युत सेल आती हैं। वैद्युत सेल 2 तरह की होती है, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसको हम रासायनिक सेल भी कह सकते हैं। तो जनरली रासायनिक सेल जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण 2 अर्ध सेलों से होता है। अब ये 2 अर्ध सेल कौन कौन सी होती हैं ये आपको जानना जरूरी है। इसकी सारी ट्रिक है हमारे पास, अच्छे से आपको पूरा समझाएंगे, और जब तक कि आप समझ ना जाएं तब तक कि आप हमारी क्लास से नहीं जाएंगे। और हम बताएंगे कि 2 अर्ध इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको, एक का नाम कैथोड होता है और एक का एनोड होता है। एनोड को हम बाईं तरफ लिखते हैं और कैथोड को हम दाईं तरफ लिखते हैं। एनोड पर जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका मेथड आप समझ में आ रहा होगा। इतना ऑक्सीकरण और अपचयन अगर समझ में आ गया है तो एनोड पर कैसे होगा और कैथोड पर कैसे होगा, वो सब भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एनोड का निर्माण कैसे होगा और कैथोड का निर्माण कैसे होगा, सर्वप्रथम बैटरी की खोज किसने की, विद्युत सेल की खोज किसने की, उसका नाम क्या है, इसमें क्रियाएं कैसे होती हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, अर्ध सेल और अर्ध सेल मिलाया कैसे जाता है ना, इनके बीच में कॉम्बिनेशन किसका रखा जाता है, शेप क्या बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो कोशिश करिएगा कि आप जितना हम मैटर यहाँ पे आपको लिखा रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ताकि आपको लेक्चर टू लेक्चर आपको सारी वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का हम आपको एक बार स्टडी करवाएंगे, और एट एग्जाम हम लास्ट में जब आप बोर्ड एग्जाम के समय होंगे तब आपको एक मैराथन, एक नहीं बल्कि जितनी मैराथन हो सकेंगी उतनी मैराथन प्रोवाइड करवाएंगे, सिलेबस को पूर्ण कराते हुए। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप नोट जरूर बनाते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।